सच बताओ, प्रैक्टिकल का नाम सुनते ही हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है ना। फिर उसके बाद ये सोच के दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर एग्जामिनर वाइवा में पूछने क्या वाला है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में ये रहता है कि हमारा प्रैक्टिकल होने वाला कितने मार्क्स का है और क्या इसमें फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है भी या नहीं। तो अगर आप 12th क्लास अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो स्किप करना आपको महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, उसमें प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का है, वाइवा कितने मार्क्स का है, कैसे आपने फुल मार्क्स उसमें स्कोर करने हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी पंकज कोहली और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सबसे बड़े फियर के बारे में, जो है प्रैक्टिकल और वाइवा। देखो, अभी सेशन चल रहा है 2025-26 और बच्चों के हर स्कूल में प्रैक्टिकल्स वाला जो सीन है वो बहुत ज्यादा क्रेज में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, बोलो बच्चों के लिए फियर पैदा कर रहा है। तो उसी का सोल्यूशन आपके लेके आए हैं आज की वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखिएगा और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहती है कि हमारा प्रैक्टिकल एक्चुअल है कितने नंबर का, जिसमें प्रोजेक्ट कितने नंबर का है, वाइवा कितने नंबर का है, उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं आपसे। देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें आपके कंप्लीट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो ये प्रॉपर 100 नंबर का एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। अब इस 100 नंबर के जो पूरे सब्जेक्ट है इसको डिवाइड किया जाता है 80-20 के रेशो के अंदर। अगर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे आपका जो 80 और 20 का रेशो बन रहा है, ये क्या समझाता है आपको? ये तो कंप्लीट हमारा एग्जाम है, जो रिटन एग्जाम है, इसके बारे में सब बच्चे जानते हैं। हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इस 20% के लिए कि इस 20% में आता क्या है और कैसे इसमें स्कोर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बात करें 100 मार्क्स अकाउंटेंसी की, तो इसमें ये जो 20 नंबर है, ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स आपके हवा वाले नहीं है। यही 20 मार्क्स जो हैं ये आपके प्रैक्टिकल के होने वाले हैं, जिसकी वजह से आपने आज ये वीडियो क्लिक किया है। तो अगर हम लोग बात करें इस 20 मार्क्स के लिए, तो इस 20 मार्क्स के अंदर हमारे दो सेक्शन बनते हैं, एक 8 नंबर का और एक 12 नंबर का। 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का है, जिसमें 12 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल बनने वाली है, जो होप आप सभी ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। और मजे की बात है, जिस दिन प्रैक्टिकल होंगे सेम डे आपके मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो कोई चांस नहीं है आप सोचो हाथ पैर जोड़ के पकड़ के टीचर से मार्क्स बढ़वा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेम डे मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाई है तो बना लो। और अगर किसी बच्चे के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनी थी या वो एब्सेंट हो गया किसी रीजन से, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसमें दोबारा डेट आएगी, आपको फिर दोबारा मौका दिया जाएगा प्रैक्टिकल में अपीयर होने का। तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप वेट करो कि कब इसकी नेक्स्ट डेट आती है। बट जिसके नहीं हुए हैं प्रैक्टिकल अभी तक, तो ये सोच के मत एब्सेंट हो जाना कि दोबारा हमें मौका मिल जाएगा। हो भी सकता है आपको मौका मिल जाए, हो सकता है कि आपको नेगेटिव इंप्रेशन आपके एग्जाम में वो डाले आपका एब्सेंट होना। तो बात करें अगर प्रोजेक्ट की, तो 12 नंबर का प्रोजेक्ट है, जबकि वाइवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिस वाइवा को लेके आप लोग सारे डरे हुए हैं, ये 8 नंबर का है, 100 में से 8 नंबर का है। तो अब बच्चों की मेंटालिटी क्या होती है कि सर 100 नंबर के एग्जाम में से 8 नंबर का ही तो वाइवा है, छोड़ देते हैं, कम मार्क्स आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। देखो, ये ना 8 नंबर वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये वो मोड़ है जहां पे रास्ते दो तरफ जाते हैं और यहीं से डिवाइड हो जाते हैं स्टूडेंट दो अलग अलग रास्तों पर। एक वो जिनको हम एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं और एक वो जिनको अच्छे या फिर टॉपर स्टूडेंट्स बोलते हैं। ये बात यहाँ पर 8 नंबर की नहीं है, यहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक एवरेज स्टूडेंट का और टॉपर स्टूडेंट का। क्योंकि जिसने साल भर मेहनत करी है, अगर उसके 100 में से 99 मार्क्स भी आते हैं तो उसको दुख पता है एक नंबर का क्या होने वाला है। तो जो बच्चे सीरियस हैं वो इसको 8 में से 8 ही लाने की कोशिश करेंगे, या फिर बोलो 20 में से 20 ही लाने की कोशिश करेंगे। और अगर जिसने सोच लिया कि सर इतने मार्क्स से क्या ही हो जाएगा, तो फिर आप मन को तसल्ली देते रहो, आपके लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है। अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में जो होता है, वो सबसे पहले ज्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि सर 20 नंबर के प्रैक्टिकल में क्या 20 आउट ऑफ 20 लाना पॉसिबल है भी या नहीं। तो अगर मैं आपको इसका आंसर दूं
कि 20 में से 20 लाना पॉसिबल है भी या नहीं, तो हो सकता है कि शायद आप आंसर सुन ना पाओ या फिर मैं आंसर बता दूं तो आपको हजम ना हो, क्योंकि सच बात तो ये है कि 20 में से 20 लाना बहुत आसान है और बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों ऐसा होता है उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कम मार्क्स देके कोई भी स्कूल अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहेगा या एग्जामिनर अपने ऊपर बात नहीं लाना चाहेगा। तो एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी इसके अंदर 15 से 17 मार्क्स इजीली गेन कर जाता है। बट अगर हम लोग बात करें उस बच्चे की जो पढ़ के गया है, प्रेप करके गया है, उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो उसके लिए 20 में से 20 लाना बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपका मैं भ्रम दूर कर दूं, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखेगा कि बच्चा आइंस्टीन है या नहीं। उसको बस मतलब है किस चीज से, एग्जामिनर को बस मतलब है कि बच्चा फाइल कंप्लीट करके लाया भी है या नहीं। सबसे पहली बात, जब आप एंटर करेंगे एग्जामिनर से फेस टू फेस करेंगे, तो सबसे पहले आपके हाथ में वो प्रोजेक्ट फाइल देखेगा। उस प्रोजेक्ट फाइल को खोल के क्या देखने वाला है वो, सबसे पहले वो चेक करेगा क्या आपकी फाइल कंप्लीट है या नहीं। अगर आपकी फाइल कंप्लीट भी है तो आप उसके सामने कितने कॉन्फिडेंट है ये चीज भी मैटर करती है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लो लेके जाते हैं उसके आगे, तो उसको कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं सिग्नल मिलता है कि बच्चा एक एवरेज बच्चा है और इसको ज्यादा नंबर देने से शायद नाइंसाफी हो सकती है, या फिर उसका मन ही नहीं करेगा आपको ज्यादा नंबर देने का, चाहे आप अंदर से कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है, जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर तो आंसर आपने साफ साफ लिखने ही है, कंक्लूजन साफ साफ लिखने ही है। साथ में ये भी ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आंसर भी आपने बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट देना है, चीजों को घुमाना नहीं है। 3-4 चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया 20 में से 20 लाना पॉसिबल है। नंबर तीसरी चीज, अब हमें पता लग गया कि कितने नंबर का टोटल सब्जेक्ट है, जिसमें प्रैक्टिकल कितने का है। प्रैक्टिकल में 2 चीजें हमारे पास, प्रोजेक्ट फाइल है और वाइवा है। सर पता लग गया 20 में से 20 ला सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग बात करें सर प्रोजेक्ट फाइल की, तो प्रोजेक्ट फाइल एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। अगर हम लोग बात करें, जिसने प्रोजेक्ट फाइल अपनी कंप्लीट कर ली है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं की है उसको क्या ध्यान रखना है, या जिसने बना भी ली है वो क्या उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकता है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो, जब भी प्रोजेक्ट फाइल आप लेके जाओगे एग्जामिनर के पास में, उसके पास में वक्त नहीं है कि इतने सारे बच्चों की प्रोजेक्ट फाइल को पूरा पढ़े वो शुरू से लास्ट तक। वो कुछ ही चीजें आपके सामने देखने वाला है। क्या प्रोजेक्ट फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आपका इंडेक्स जो खोलते ही सबसे पहले आएगा। प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आपकी हेडिंग्स और इंडेक्स बहुत ज्यादा क्लियर एंड बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले नजर एग्जामिनर की वहीं जाती है। दूसरा, जो भी प्रोजेक्ट फाइल आपने बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपको भी और आपके प्रोजेक्ट में भी। आप प्रोजेक्ट फाइल बना के जा रहे हो घर से, आपने इतनी मेहनत करी है, किसी ने 10 दिन में बनाई, किसी ने 5 दिन में, ऐसे भी बच्चे हैं 1 दिन में बनाते हैं, बट आपने ही तो तैयार किए ना यार। तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, उसके इंडेक्स क्लियर होनी चाहिए, साथ में उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे कर सकता है वो यही पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, इसका कंक्लूजन क्या निकला। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, जितनी भी कैलकुलेशंस आप दिखाएंगे, देखो अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर कैलकुलेशंस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी कैलकुलेशन प्रोजेक्ट के अंदर आप दिखा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम क्लियर कैलकुलेशन होनी चाहिए। जहां भी आपने अमाउंट लिखा है वो पता होना चाहिए कि कहां से आया। ऐसा मौका नहीं देना कि किसी अमाउंट को सर्कल करके एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये अमाउंट आया कैसे, और फिर आप उस टाइम पे उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, फाइल के लास्ट में आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। कई बच्चे नहीं लिख के आते, यहां पर उनके मार्क्स कट जाते हैं, कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए उसको। प्रोजेक्ट फाइल बहुत अच्छी बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल के लास्ट में कंक्लूजन नहीं डाला, वहां आके घड़ी की सुई अटक जाएगी, उसकी सुई वहीं रुक जाएगी कि भाई यहाँ पे कंक्लूजन क्यों नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपको पूरे नंबर देने में हिचकिचाएगा, और वहां पे कम से कम 1 नंबर तो आपका काटेगा काटेगा। तो कंक्लूजन क्लियर होनी चाहिए। और एक मजे की बात बताऊं, आपने फाइल कितनी भी अच्छी क्यों ना बनाई हो, सारी चीजें की हो, 4 पॉइंट्स बताए हैं, चारों पे आपने फोकस किया, अगर अपने बनाए प्रोजेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ना, तो फाइल कितनी भी सुंदर हो, नंबर हमेशा कटेंगे आपके। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डेंजर क्वेश्चन माइंड में ये आता है, सर जी प्रैक्टिकल के बारे में पता लग गया, क्या ध्यान रखना है, कैसे प्रेप करनी है, कैसे बनाना है सिस्टमेटिकली।
वाइवा में क्या पूछे जाने वाला है, वाइवा कैसे करेंगे हम लोग, मेन हमारी जो कहानी है वो वहीं अटकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के और वाइवा के नंबर आपको इकट्ठे मिलने वाले हैं। तो अगर आपने वाइवा में प्रॉब्लम करी तो प्रोजेक्ट के भी नंबर आपके कटेंगे 12 में से। तो इसको 12 या 8 का गेम नहीं है, ये टोटल गेम 20 नंबर का चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि सर वाइवा में हमें कैसे प्रेप करनी है, या फिर ये बोलो एग्जामिनर वाइवा में क्या पूछ सकता है, तो देखो मैं आपको ना सिंपल सी चीज बता दूं। वाइवा में 4 टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल 4 टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपने इसको फोकस कर लिया ना तो इजीली आपका वाइवा क्रैक हो जाएगा आपसे। कौन से 4 टाइप के क्वेश्चन? सबसे पहला, जैसे ही आप एंटर करेंगे रूम में, आपने उसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल हैंडओवर करी, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो उसका पूछना बनता है वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बनता है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो 3 चीजें आपसे पूछ सकता है। अगर वो ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो 3 चीजें पूछ सकता है। कई बार प्रोजेक्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ के भी वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर आपने बनाया है। हालांकि वो खोलते ही उसको दिख जाएगा, बट फिर भी वो जानना चाहता है कि आपको आपके प्रोजेक्ट की कितनी नॉलेज है, या फिर आपने कितनी तैयारी की है, कितनी मेहनत की है उस प्रोजेक्ट को बनाने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसका बनता है, प्रोजेक्ट आपने किस टॉपिक पे बनाया है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है जो प्रोजेक्ट आप उसके सामने लेके गए हैं, प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या निकला है। हालांकि हमने अभी डिस्कस कर लिया कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, बच्चे लिख के जाते हैं बट खुद नहीं पता होता कि हमारे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या है, वो पूछ सकता है आपसे। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये 3 तो आपको पता होने ही चाहिए, क्या टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कंक्लूजन क्या निकला है। सेकंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है वॉल्यूम 3। इग्नोर नहीं करना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वॉल्यूम 1 एंड सेकंड जो है वो आपके काम की नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम 3 जो है वो बहुत ज्यादा ओवर पावर करती है आपकी दोनों वॉल्यूम्स को। मैं बताऊं, अगर एग्जामिनर आता है और चांसेस की इन परसेंटेज में आपसे बोलूं कि तीनों वॉल्यूम्स में से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं 85% ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम 3 में से ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। पहले 2 वॉल्यूम से वो नहीं पूछता। ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूं कि पूछेगा ही नहीं या पूछता ही नहीं है, वो पूछा जाता है उन बच्चों से लिए जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बच्चे से अगर पूछा, अगर मैं एग्जामिनर होता, मेरे सामने कोई बच्चा है, मैं उससे प्रोजेक्ट के बारे में पूछता, अगर वो नहीं बता पाता मैं वॉल्यूम 3 से पूछता, अगर वो नहीं बता पाता तो फिर मैं उसके ऊपर ही छोड़ देता कि भाई तूने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम 1 एंड 2 पार्टनरशिप है या कंपनी है, उससे रिलेटेड जो पढ़ा है आप उसके बारे में बता दीजिए। तो वो क्या है, वो ऐसा हमें नहीं जाना, हमें उस रास्ते पे नहीं जाना कि हमें हमारे ऊपर छोड़ना पड़े कि हमें कहाँ से क्वेश्चन पूछना है। तो उसकी जो पर्सनल चॉइस मैं आपको एग्जामिनर की बताऊं, सेकंड नंबर पे वॉल्यूम 3 आती है, और वॉल्यूम 3 के अंदर भी वो क्या पूछ सकता है मैं आपको बताऊं, कॉमन साइज कंपैरेटिव। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। सेकंड नंबर पे अकाउंटिंग रेशो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशो पूछता है, कई बारी एग्जामिनर घर से सोच के आता है कि मैं इससे 50 क्वेश्चन पूछ लूंगा, चाहे मेरे को पूछने को मिले या ना मिले, लेकिन रेशो का क्वेश्चन इस बच्चे से जरूर पूछ के आऊंगा। रेशो के अंदर भी सारा नहीं करना है आपने, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, डेट इक्विटी रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो जो आती हैं, हमारे पास टर्नओवर रेशोज हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5-6 रेशो हैं जो आपको पता होने चाहिए। कई बारी इतना बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे, करंट असेट क्या होते हैं, ये पूछने वाली बात है, पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो वॉल्यूम 3 से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी ज्यादा पूछता है, क्योंकि इस सीजन में लास्ट का टाइम चल रहा है आपका सेशन का, और कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी सब बच्चे लगे हुए हैं उसके अंदर। जिसने नहीं किया उसने भी सुन रखा है, जिसने कर रखा है वो तो परेशान पहले से ही है। तो कैश फ्लो का हॉट फेवरेट टॉपिक होता है, तो इसको भी थोड़ा सा प्रेप करके जाना है आपने। इसमें नॉलेज बस आपकी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, कैसे निकालते हैं, तीनों एक्टिविटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। कहने का मतलब है वॉल्यूम 3 में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बैलेंस शीट आप करेंगे, इस बैलेंस शीट के जितने भी हेड और सब हेड होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप सोचो कि सर 8 नंबर या 20 नंबर लाने के लिए हम इतनी सारी चीजें याद करें, मेरे भाई एग्जाम भी तो देने जाओगे, वो भी तो 80 नंबर का है। क्या अगर आपको बैलेंस शीट के हेड सब हेड याद होते हैं, क्या आप एग्जाम में आपके हेल्पफुल नहीं होंगे? वो बिल्कुल होंगे। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से देखें, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर बात करें कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, यहाँ भी आपको पीएनएल और बैलेंस शीट के जो परफॉर्मा है वो नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो है ही, उसके बारे में जाएंगे नहीं हम लोग। तो बैलेंस शीट के हेड और सब हेड याद होने चाहिए। बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट के
किस पार्ट के कौन से शेड्यूल में आती है, ये भी आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अगर वो थर्ड क्वेश्चन कहीं आपसे पूछ सकता है तो वो पूछेगा लॉजिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लॉजिक के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। एंट्री आपने क्यों पास की है, प्रोजेक्ट फाइल बनाई, उसमें काफी सारी एंट्रीज आपने कर रखी हो सकती है, जर्नल एंट्रीज हो सकती है, स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो आपसे सिंपली आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है ये एंट्री आपने क्यों पास की है। तो अभी मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप प्रोजेक्ट लेके उसके सामने जा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट से आप अवेयर होने चाहिए आपने क्या किया है और क्यों किया है। इस मेथड का यूज आपने क्या क्यों किया है, कहने का मतलब है वो आपको आपके ही प्रोजेक्ट में फंसाने की कोशिश करेंगे कि आपने ये एंट्री क्यों की है या फिर इस मेथड का यूज क्यों किया है। उसको ये नहीं देखना कि आपने कितना सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है, उसको ये देखना है कि आपने बनाया है या नहीं बनाया और आपको उसकी कितनी नॉलेज है। फोर्थ, वेरी सिंपल थ्योरी आपसे पूछेगा। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, एग्जामिनर के क्वेश्चन ये होते हैं, आप एंटर किए और एंटर करते ही वो आपसे पूछता है चलो करंट असेट बताओ। सर ये तो पूछने वाली बात नहीं है। जिस दिन हमने अकाउंटेंसी की दुनिया में पहला कदम रखा था तो सबसे पहले करंट असेट हमने सीखा था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, बट कई बारी बच्चे इसके कंपोनेंट याद नहीं रखते, तो 8-10 तो हम यूं ही बता देने चाहिए, बट कई बारी बच्चों को 4-5 भी बताने में मुश्किल आ जाती है। तो ये बेसिक क्वेश्चन को तो इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिकल की बात हो गई, क्या आने वाला है, क्या पूछे जाने वाला है। साथ में हमने वाइवा की बात कर ली कि वाइवा में क्या पूछे जाने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अभी जो नेक्स्ट बात आती है या नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो यहाँ आता है कि हम ये समझ चुके हैं प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वाइवा में कैसे आ सकते हैं। हमें कुछ सर ऐसा बता दो जिससे हम अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाए। जहां हम लोग 16-17 लाने वाले हैं या 18 लाने वाले, उसको 20 तक कैसे लेके आ पाए या 19 तक कैसे लेके आ पाए। मैक्सिमाइज करने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि अगर आपके 16 नंबर आने वाले हैं तो उसको 20 तक आप कैसे पहुंचा सकते हो। देखो बहुत सिंपल से रूल है, इसको गोल्डन रूल मान लो अभी से ही। इसको नहीं भूलना, बस आपने चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको क्वेश्चन आता हो जो एग्जामिनर ने पूछा है या ना आता हो, इनको हमेशा याद रखना है आपने। आंसर हमेशा शॉर्ट रखना है, जो भी एग्जामिनर पूछेगा उसको टू द पॉइंट आंसर करना है, कहानी नहीं बतानी है उसको, बस आपकी नॉलेज चेक करनी है। उसको ये नहीं देखना कि बच्चा रट के आया हुआ है। समझ ना आए तो पोलाइटली उसको बोल दो कि सर मुझे समझ नहीं आया, या तो वो क्वेश्चन आपसे रिपीट कर देगा आपको। अगर आपको समझ ना आए, सिंपल आपने बोलना है सर समझ नहीं आया, आप रिपीट कर दीजिए, तो या तो वो रिपीट कर देगा। और अगर आपको फिर भी नहीं आता उसका आंसर तो सॉरी बोल दो। गलत आंसर देने से अच्छा है सर याद नहीं आ रहा अभी या मुझे ये याद नहीं है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाएगा। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर का टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो गलत आंसर से अच्छा है कि आंसर मत दो, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। चौथी चीज, कॉन्फिडेंस इज द की। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके मार्क्स हैं। अगर आपको सारे आंसर आते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन है तो मार्क्स भी आपके डाउन जाएंगे। कॉन्फिडेंस हाई रखना है हमेशा। जो चीज नहीं आती आगे बढ़ जाओ, जो चीज आती है टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर करना है आपने। तो ये 4 गोल्डन रूल हैं, इनको तो बिल्कुल भी आपने नहीं बोलना है। फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि सर हमें क्या पढ़ के जाना है वाइवा में, प्रैक्टिकल में पढ़ के क्या जाने वाले हम लोग। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था अभी, दोबारा से उसके लिए बता देता हूँ मैं आपको। अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा आप समझ लो अभी से ही, आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या फार्मूलाज लगाए हैं उसके अंदर। बेसिक डेफिनेशंस आप रिवाइज कर लो, सारी बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए अकाउंटेंसी की। वॉल्यूम 3 को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, मैंने फिर बोला है, अभी बताया था आपको। बैलेंस शीट के हेड एंड सब तो करना ही है, कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट करनी है, रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं छोड़नी है। वॉल्यूम 3 से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूला है उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट खोलने से पहले ही वो आपसे सीधा फार्मूला पूछेगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होती है या डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है। ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अगर इतना समझ में आ गया है तो लास्ट में आपके लिए मैं एक एडिशनल बेनिफिट आपको देता हूं। ये सोचो आपको टिप दे के जा रहा हूं जिससे आप अपने नंबर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या नंबर मैक्सिमाइज कर पाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे? प्रेजेंटेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप जाएंगे प्रोजेक्ट फाइल देंगे तो सबसे पहले उसके सामने आपकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा क्लीन रखनी है और बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आई कांटेक्ट हमेशा रखना है। जब भी एग्जामिनर से बात करेंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करेंगे, जो भी चीजें कॉन्वर्सेशन आपके बीच होगी, हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखना है आपने एग्जामिनर से। हल्की सी स्माइल रखना है, उसको लगना नहीं चाहिए कि बच्चा नर्वस है। हमेशा याद रखना, ये एक सीक्रेट है, नर्वस बच्चा हमेशा कम मार्क्स लाता है और काम बच्चा थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स ले आता है, नॉलेज गैप होने के बावजूद भी। हमेशा जब भी आप एग्जामिनर के सामने बैठेंगे तो एकदम थके हारे नहीं बैठना, एकदम स्ट्रेट होके कॉन्फिडेंटली बैठना है। ये आपके लिए टिप मैं आपको देके जा रहा हूं। अगर इतनी चीजें आपको समझ आई है और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है
तो यकीन करो कि कहीं ना कहीं आपके 1-2 नंबर तो वैसे ही बढ़ चुके हैं, आपको आंसर आए ना आए, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई है अगर ये माइंड में थोड़ी सी भी है ना, तो 1 या 2 नंबर तो आपके वैसे ही बढ़ गए। और मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर हमें 20 में से 20 लाने हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं आपके ज्यादा नंबर की, तो आगे हम लोग कुछ नहीं करने वाले। ऑल द वेरी बेस्ट आपके प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा के लिए, जो भी आपका होने वाला है 14 तारीख से पहले पहले फरवरी में हो जाएगा और सेम डे अपलोड होंगे। जिसका नहीं हुआ या एब्सेंट था, दोबारा डेट आएगी, दोबारा होंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेरी है, कोई परेशानी है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां जाके कमेंट करो, हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।